नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में बात उत्तराखंड की करेंगे। उत्तराखंड में आज से कड़ाई के साथ लागू होगा कोविड कर्फ्यू। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक ही खुलेंगी फल, सब्जी, मीट की दुकानें। यानी कि जरूरी सामान जो आपको लेना है वो आप ले लीजिए। सुबह 10 बजे तक दुकानें खुली हुई हैं। सिर्फ 14 मई को खुलेंगी राशन की दुकानें, यानी कि रोटेशन बेसिस पर दुकानों को खोलने का फैसला लिया गया है। प्रदेश में बेवजह आने जाने पर सख्ती रहेगी। मैदान से पहाड़ जाने को भी नेगेटिव रिपोर्ट की जरूरत होगी। 1 हफ्ते का कोविड कर्फ्यू लगाया गया है। उत्तराखंड में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। अगर आप उत्तराखंड के अंदर हैं और तब भी एक जिले से दूसरे जिले में जाना चाहते हैं, तब भी आपके पास कोविड को लेकर के कोरोना रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए, वो भी नेगेटिव, जिसके बाद ही आपको मैदानी इलाकों से पहाड़ी इलाकों में जाने की इजाजत होगी। और जो लोग उत्तराखंड से बाहर से हैं, जो उत्तराखंड जाना चाहते हैं, उनके लिए तो ये रिपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। साथ ही पोर्टल पर उन्हें रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। तो आज से कड़ाई के साथ 1 हफ्ते का कोविड कर्फ्यू लागू किया गया है। उत्तराखंड में कई नियम हैं जो कड़े कर दिए गए हैं। सब्जी फल की दुकानों के लिए भी वक्त तय है। अभी तक दोपहर 1 बजे तक ये दुकानें खुल रही थी, लेकिन अब सुबह 10 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी। अगले 1 हफ्ते के लिए ये नई तैयारी की गई है। तो कोविड कर्फ्यू को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने आज से नए प्रतिबंधों के साथ प्रदेश में कर्फ्यू लागू किया है, जिसकी वजह से कल हरिद्वार में सुबह से ही दुकानों पर लंबी लंबी लाइन देखने को मिली। पिछले साल हुए लॉकडाउन के डर की वजह से लोगों ने राशन खरीदने के लिए, देखिए लोगों की भीड़, जरा लोगों में राशन खरीदने की होड़ नजर आई। ये कल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं कोटद्वार में भी आज से कर्फ्यू के कड़े प्रतिबंध की खबर, और जैसे ही लोगों तक पहुंची ये खबर, बाजारों में भीड़ नजर आई। कई जगह जाम के हालात बन गए। इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ गई। इन तस्वीरों को देखिए, ये तैयारी कोविड कर्फ्यू, हालांकि सिर्फ 1 हफ्ते के लिए ही कोविड कर्फ्यू लागू किया गया है, लेकिन लोगों में इस तरह की अफरा तफरी मच गई कि इस 1 हफ्ते के लिए जिसे राशन की ज़रूरत थी, जिसे सब्जियों की ज़रूरत थी, वो सब्जियों और राशन के लिए मंडी और दुकानों की तरफ रुख करने लगा। सुनील नवप्रभात देहरादून से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुनील, अगर हम कल की तस्वीरों को देखें तो वो परेशान करने वाली थी। हालांकि लोगों के पास अपने तर्क भी होंगे कि 1 हफ्ते लॉकडाउन के दौरान, कोविड कर्फ्यू के दौरान आखिर वो खाएंगे पिएंगे क्या। हो सकता है इस वजह से भी बड़ी संख्या में लोग मंडियों और थोक दुकानों में नजर आ रहे हों। आज के हालात क्या हैं? देखिए मैंने कहा, आज से सरकार ने कंप्लीट कर्फ्यू घोषित किया है 18 मई की सुबह 6 बजे तक। लेकिन अभी सुबह हम जब सड़कों पर उतर रहे हैं, मैं कैमरा पर्सन भरत शर्मा से कहूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरह का नज़ारा बाहर है। हालांकि दुकानें बंद हैं मैंने कहा, लेकिन सड़कों पर आवाजाही अभी जारी है। और इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है, जब हमने चेक पोस्टों पर पुलिस से पूछा कि क्या वजह है कि लगातार लोग अभी भी सड़कों पर हैं, तो 7 से 10 बजे तक जो जरूरी सेवाओं की दुकानें हैं, चाहे उसमें सब्जी की दुकान हो, दूध की दुकान हो, या फिर अन्य जो सामान है, उनको 10 बजे तक छूट दी गई है। और 10 बजे के बाद जो कर्फ्यू है उसका कंप्लीट असर आपको देखने को मिलेगा कि क्या हालात सड़कों पर होती हैं, क्योंकि उसके बाद दुकानें बंद हो जाएंगी। गवर्नमेंट ने ये भी घोषित किया है कि जो राशन की दुकानें हैं, चूंकि बड़ी संख्या में राशन की दुकानों पर भीड़ उमड़ रही थी, तो राशन की दुकानों को भी कंप्लीटली बंद रखा गया है। केवल 14 मई को 1 दिन के लिए राशन की दुकान खुलेगी, वो भी सुबह 7 से और 10 बजे तक 3 घंटे के लिए। आज भी जो सड़कों पर अभी जो चहल पहल आपको दिख रही है, क्योंकि लगातार लोग आवाजाही कर रहे हैं। भले ही दुकानें हमने देखा कि कंप्लीट तौर पर बंद हैं, लेकिन चूंकि सब्जी मंडियां खुली हैं, जो ज़रूरी सामान की दुकानें हैं, दूध आदि की, वो भी खुली हैं, इसलिए ये चहल पहल अभी जारी है। लेकिन जिस तरह से और यहाँ पर मॉर्निंग वॉक करते भी लोग नजर आ रहे हैं। लोग पिछले साल जो लॉकडाउन था, शायद ये लॉकडाउन शब्द न इस्तेमाल करने का भी असर हो कि लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल, मैंने कहा सरकार लॉकडाउन शब्द कहने से बची है, अदरवाइज जो कोविड कर्फ्यू है वो कम्प्लीटली उसमें सब कुछ वही रूल्स हैं जो पिछले साल लॉकडाउन के दौरान देखे गए थे। इतना जरूर है कि इस बार 7 से 10 लेकिन सुनील ये बताइए, इतनी दूर तक आप गाड़ी से आए, सड़कों की तस्वीरें हम देख रहे हैं लगातार, लेकिन कहीं पर भी कोई पुलिस नजर नहीं आई अभी तक, जो आपकी तस्वीर लगातार स्क्रीन पर देखने को मिल रही है, आपकी तरफ से भेजी जा रही। तो पिछले साल तो ऐसा नहीं था, पिछले साल तो जगह जगह पर पुलिस नजर आ रही थी, लोगों से पूछ रही थी कि भैया आप घर से बाहर क्यों निकल रहे हो। इस बार ये नजारा अभी तक तो नहीं दिखा। बिल्कुल, अभी मैंने कहा सुबह, क्योंकि अभी सुबह के समय ये नज़ारा हमने भी जगह जगह देखा कि पुलिस करीब करीब सड़कों से नदारद है। एक दो चेक पोस्ट पर 2-3 पुलिसकर्मी हमको नजर आए। ठीक है सुनील, आपकी आवाज अभी डिस्टर्ब हो रही है। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो सुनील सड़कों का जायजा ले रहे हैं, देहरादून की सड़कों का हाल दिखा रहे थे कि किस तरीके से अभी भी लोग बड़ी संख्या में वहां सड़क पर नजर आ रहे हैं। हालांकि सुबह 10 बजे तक दुकानें खुली हैं बावजूद, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि आप भीड़ लगाकर पहुंच जाएं, क्योंकि जो उद्देश्य है वो यही है कि कोरोना की चेन को तोड़ना है। इधर नैनीताल से बड़ी खबर, जहां पर सीएम तीरथ रावत का नैनीताल दौरा, 10 बजे वैक्सीन सेंटर का निरीक्षण करेंगे। कल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से मुलाकात, कल से कुमाऊं दौरे पर हैं सीएम और आज देहरादून रवाना होंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। तो कल मुलाकात हुई उनकी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से, कल से ही कुमाऊं के दौरे पर हैं सीएम तीरथ सिंह रावत और आज कुमाऊं दौरे के बाद देहरादून लौट जाएंगे। और इस बीच 10 बजे, सुबह 10 बजे नैनीताल के एक वैक्सीन सेंटर का वो जायजा लेंगे। हालांकि कल से ही प्रदेश में 18+ के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है, लेकिन कई जगहों पर यह शिकायत देखने को मिली कि कहीं सर्वर डाउन तो कहीं पर इंतजाम प्रॉपर नहीं होने की वजह से अफरा तफरी का आलम, अव्यवस्था का आलम बन गया था और कई जगहों पर वैक्सीनेशन की शुरुआत नहीं हो पाई। कुछ जगहों पर देर से हुई तो कई जगहों पर तो वैक्सीनेशन की शुरुआत हो ही नहीं पाई। उत्तराखंड में कोरोना के केस में सोमवार को काफी कमी आई है। राज्य में सोमवार को कोरोना के 5,541 नए केस सामने आए, जबकि 168 लोगों की जान चली गई। वहीं राज्य में कुल एक्टिव केसेस की बात करें तो ये 74,000 के पार है। 4,887 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं देहरादून में सबसे ज्यादा कोरोना के 1,857 नए केस, हरिद्वार में 591, उधम सिंह नगर में 717, नैनीताल में 517 नए केस सामने आए। और कोरोना को लेकर राज्य सरकार के स्वास्थ्य सचिव के जवाब से हाई कोर्ट संतुष्ट नहीं है और पूरे प्रमाण के साथ जवाब दाखिल करने को कहा गया। हाई कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाते हुए तत्काल टेस्टिंग लैब बढ़ाने के साथ ही पहाड़ों पर मोबाइल टेस्टिंग लैब की सुविधा देने का सरकार को निर्देश दिया। हाई कोर्ट ने सरकार से कहा कि कोरोना की तीसरी वेव के लिए भी तैयार रहिए। इस वक्त बंद स्कूल कॉलेज को कोविड हेल्थ सेंटर के तौर पर बनाया जाए, तैयार किया जाए, क्योंकि 500 बेड का अस्पताल पर्याप्त नहीं होगा। वहीं छोटे शहरों में भी तीसरी लहर के लिए कोविड हेल्थ सेंटर बनाने के निर्देश दिए गए। कोर्ट ने हरिद्वार, हल्द्वानी, देहरादून में बेड बढ़ाने के आदेश दिए। साथ ही हरिद्वार, रुद्रपुर, पौड़ी में सिटी स्कैन की व्यवस्था को तुरंत शुरू करने का भी आदेश दिया। हेलो। और साथ ही कोर्ट ने आज बहुत सारी डायरेक्शंस की हैं, जिसमें ये कहा है कि जो हेल्थ सेक्रेटरी द्वारा बार बार जो एफिडेविट फाइल किया जा रहा है उसकी डिटेल से कोर्ट संतुष्ट नहीं है, इसलिए वो पूरे प्रमाणों के साथ एफिडेविट फाइल करें। और साथ ही थर्ड वेव की जो आशंका जताई जा रही है उसको लेके अभी से राज्य में तैयारियां की जाएं और पर्वतीय क्षेत्रों में टेस्टिंग बढ़ाई जाए। इन सबको लेके कोर्ट ने आज बहुत सी डायरेक्शंस इशू की। और उत्तराखंड में सिर्फ मई के महीने में ही कोविड से 1,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। बीते 20 साल में उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं में लगभग न के बराबर ही कोई काम हुआ है। देहरादून का दून अस्पताल, हल्द्वानी का सुशीला तिवारी अस्पताल या श्रीनगर का बेस हॉस्पिटल हो, 20 साल में उत्तराखंड के 9 मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं के हालात लगभग न के बराबर ही सुधर सके हैं। दून अस्पताल मेडिकल कॉलेज बना, लेकिन बिल्डिंग नहीं बन सकी। हल्द्वानी में 1997 में बने सुशीला तिवारी अस्पताल के बाद कोई अस्पताल नहीं बना। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज और बेस अस्पताल के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। जबकि नैनीताल का बीडी पांडे और पौड़ी का जिला अस्पताल तो राज्य बनने के बाद कुछ खास नहीं कर पाया। इसके साथ ही अस्पताल में स्टाफ की कमी तो अभी तक चली आ रही है। नहीं, ऐसा तो नहीं है।
लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। डॉक्टर्स की कमी ज़रूर है, पूरे देश में कमी है, और फिर भी हमारी सरकार ने एक एक डॉक्टर हर हॉस्पिटल में भेजने का प्रयास किया था, वो इस समय है। अभी पैरा मेडिकल स्टाफ है और डॉक्टर्स हैं, कई चीज़ों में कमी ज़रूर है। राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में तो स्वास्थ्य सेवाओं के क्या हालात हैं ये किसी से छिपे नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अभी भी अपनी सरकार के गुणगान करने से नहीं थक रहे हैं। तो मैंने पूरे प्रदेश का 4 साल तक दौरा किया, कम से कम 44 मैंने CSC बनाई, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 30 बेड के, 20 बेड के, कई संयुक्त चिकित्सालय बनाए, कई जिलों में जिला चिकित्सालय बनाए, तहसील चिकित्सालय बनाए, उच्चीकृत किए, कई PSCओं को उच्चीकृत किया। आज हालात बद से बदतर हैं। जहाँ तक जन स्वास्थ्य की बात है, तो चाहे हम कोई राष्ट्रीय रिपोर्ट्स की बात करते हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट्स की बात करते हैं, या अपने स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट्स के ऊपर अपनी नज़र डालते हैं, तो ये पाते हैं कि पिछले 20-21 वर्षों में उत्तराखंड में जन स्वास्थ्य के मुद्दे पर उस किस्म का काम नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हो पाया है जिस किस्म का एक किस्म से जो स्तर प्रदेश का होना चाहिए था। कोरोना तो शायद आने वाले कुछ दिनों में खत्म हो जाए, लेकिन फिलहाल खुद को कोरोना से बचाकर चल रहे नेता 2022 में फिर बेशर्मी से वोट मांगने से नहीं चूकने वाले हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। इधर कोरोना काल में प्रदेश में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर PCC चीफ प्रीतम सिंह ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। प्रीतम ने काशीपुर में कहा कि सरकार कोरोना महामारी को रोकने में पूरी तरह से नाकाम रही है। बढ़ते कोरोना मामलों को रोकने के लिए भी सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। सरकार को जो आवश्यक कदम उठाने चाहिए थे, सरकार ने वो कदम नहीं उठाए हैं। सरकार पूरी तरीके से कोरोना की महामारी को रोकने में विफल साबित हुई है। आज हालत ये है कि मरीज को ना ऑक्सीजन बेड मिल पा रहा है, मरीज को ना ICU मिल पा रहा है, ना वेंटिलेटर मिल पा रहा है, और रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो उपलब्ध नहीं हो रहा है। इधर सचिवालय समीक्षा अधिकारी संघ ने मुख्य सचिव से मुलाकात कर 7 दिन के बजाय 21 दिन के लॉकडाउन की मांग की है। मुख्य सचिव को सौंपे ज्ञापन में संघ ने आवश्यक सेवाओं वाले विभागों को भी 35% कर्मचारियों की उपस्थिति की मांग की। साथ ही कहा कि सुबह 9 बजे से 2 बजे तक दफ्तर खोले जाएं। पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि 21 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन पूर्व की भांति लगाया जाए, जिससे संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। और हमारी ये मांग है कि यदि बहुत ही आवश्यक हो कि सचिवालय खोलना या ऑफिस खोलने जरूरी हो, तो उनकी समय अवधि सुबह प्रातः 9 बजे से 2 बजे तक किया जाए और उनमें उपस्थिति 35% किया जाए। टिहरी विधायक धन सिंह नेगी ने कल कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया और मेडिकल स्टाफ से वैक्सीनेशन को लेकर जानकारी ली। नई टिहरी में एक सेंटर होने के चलते सुबह से ही यहां पर वैक्सीनेशन के लिए लंबी कतार देखने को मिली। 400 लोगों का ही रजिस्ट्रेशन हो पाया। टिहरी विधायक का कहना है कि आवश्यकता पड़ने पर वैक्सीनेशन सेंटर बढ़ाए जाएंगे। शुरुआत हुई है, यदि आवश्यकता पड़ेगी तो हम अन्य जगह भी खोलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी जिस प्रकार की स्थिति है, वैक्सीन रखनी है, उसके लिए कोल्ड चेन बनानी है, इस सब के लिए भी मैंने डॉक्टर साहिबान से बात की है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। विधायक रायपुर उमेश शर्मा काऊ अपने फेसबुक पोस्ट से राज्यसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का आभार जताया। उन्होंने लिखा कि देहरादून के डीएम ने मुझसे अनुरोध किया कि 15 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की तत्काल आवश्यकता है, जिस पर मैंने सांसद अनिल बलूनी से अपील की और उन्होंने खबर दी कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तुरंत ही ऑक्सीजन की आपूर्ति के निर्देश जारी कर दिए हैं, जिससे कोरोना मरीजों को बड़ी मदद मिल सकी। विधायक उमेश शर्मा काऊ ने सांसद अनिल बलूनी को इसके लिए आभार जताया। कोरोना के इस लड़ाई में सड़कों से घर और अस्पताल तक पुलिस हर जगह जनता की मदद करते हुए दिख रही है, जिसके लिए उत्तराखंड पुलिस ने भी मिशन हौसला नाम से एक अभियान की शुरुआत की है, जिसमें जनता के साथ सामंजस्य बनाकर पीड़ित लोगों की मदद कर रही है। पुलिस हेल्पलाइन, टोल फ्री नंबर और व्हाट्सएप कॉल के जरिए लोगों की मदद कर रही है। मिशन हौसला वो मिशन है जिसमें हम लोगों का हौसला बनाए रखना चाहते हैं, हमारे पुलिस कर्मियों का भी
उनके परिवारों का भी, आम पब्लिक का भी, कोरोना से पीड़ित लोगों का भी। और इसके माध्यम से हम जो है एक कोऑर्डिनेशन का काम कर रही है उत्तराखंड पुलिस। हमने हर थाने को कोई कोऑर्डिनेशन सेंटर बना दिया है। इधर कोरोना मरीजों के लिए लगातार मदद के हाथ बढ़ रहे हैं। देहरादून में वार्ड 36 की पार्षद अमिता सिंह भी लोगों की मदद के लिए सामने आई हैं। उन्होंने घर में ही ओपन किचन की शुरुआत की और होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों के लिए हर रोज 100 से ज्यादा लोगों को भोजन पहुंचा रही हैं। उनके इस काम में उनके परिजन और पड़ोसी भी मदद कर रहे हैं। हमारे पास एक फोन आया कि हमारे पास सिर्फ खाने की व्यवस्था नहीं है, दवाई दुवाई सब अभी हमारे पास आ गई है सरकार की ओर से और खाने की दिक्कत है। तो हमने एक विचार बनाया कि ना हम जो है इस तरह से कोविड पेशेंट्स के यहाँ किचन लगा देते हैं और घर में भोजन पहुँचाएंगे, क्योंकि इस समय सबसे बड़ी नीड जो है लोगों को खाने की भी है। इधर कोरोना काल में लोगों की परेशानियों को देखते हुए देवप्रयाग में थाना पुलिस ने मिसाल पेश की है और अपने वेतन से जनता को निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। 101 गांवों के लिए एम्बुलेंस सुविधा की शुरुआत की गई है। लोगों की परेशानी को देखने के बाद थाने की पुलिस ने ये शुरुआत की। इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखे गए हैं। तो हमने अपने कर्मचारियों के साथ एक गोष्ठी की कि उनमें कि लोगों की किस प्रकार मदद की जाए, किस प्रकार लोगों का जीवन बचाया जाए। तो हमने एक एम्बुलेंस को अनुबंधित कर दिया है कि जो ये हमारे पास ही रहेगी। थाना में जो हेल्थ सेंटर है श्रीनगर, वहाँ तक उनको निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के अधिकांश क्षेत्रों में 13 मई तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल का कहना है कि अगले कुछ दिनों में देहरादून समेत अन्य जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान तेज हवाएं चलने की संभावना है, जबकि पहाड़ी जिलों में बारिश भी हो सकती है। साथ ही ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का भी अनुमान है। 11 तारीख को उत्तराखंड में कुछ स्थानों, जबकि 12 तारीख में अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा और गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। तो इन 2 दिनों में उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं जैसे उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, इनमें कहीं कहीं ओलावृष्टि की भी संभावना है। एक और ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला जारी है।